हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन्स। लास्ट वीडियो में हेलो अल्केन्स का प्रिपरेशन के मेथड्स देख चुके हैं, तो इस वीडियो में देखते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन्स। हेलो एरिन्स को कैसे प्रिपेयर करते हैं। और पहले हम लोग देख चुके हैं कि हेलो एरिन्स उस कंपाउंड को बोलते हैं जिसमें एरोमेटिक रिंग के साथ हेलोजन एटम डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। मतलब उससे बेंजीन अगर एरोमेटिक कंपाउंड है तो उसी के 6 कॉर्नर में से किसी एक कॉर्नर पर अगर एक हेलोजन एटम या फिर किसी दूसरे कॉर्नर पर भी कोई हेलोजन एटम अगर अटैच्ड है तो उसको हम लोग हेलो एरिन बोलेंगे। एटलीस्ट उसमें हेलोजन एटम एक होनी चाहिए। अब इसके प्रिपरेशन का मेथड देखते हैं। कुछ मेथड्स है, इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं सैंड-मेयर्स रिएक्शन। सैंड-मेयर्स रिएक्शन। अब सैंड-मेयर्स रिएक्शन क्या है? तो सैंड-मेयर्स रिएक्शन में हम लोग क्लोरोबेंजीन को या ब्रोमोबेंजीन को प्रिपेयर करते हैं। इस मेथड से दो ही तरह के हेलो एरिन्स प्रिपेयर होते हैं, क्लोरोबेंजीन बनता है या तो ब्रोमोबेंजीन बनता है। तो इस रिएक्शन को स्टार्ट कहाँ से करते हैं? स्टार्टिंग मटेरियल इसका होता है एक सॉल्ट होता है जिसको बोलते हैं हम लोग बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट N2+Cl-। जैसे एक सॉल्ट है, इसका नाम है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अजो कंपाउंड का मतलब होता है, अजो का मतलब होता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन होता है। तो अगर डाई अजो है तो इसका मतलब हो गया दो नाइट्रोजन। डाई अजो अगर मेंशन कर दिए तो दो नाइट्रोजन होगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि इस कंपाउंड में दो नाइट्रोजन। अब साथ में क्लोराइड है अगर तो Cl होगा। अब डायजोनियम, जैसे हाइड्रोनियम का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, हाइड्रोनियम इसका फॉर्मूला H3O+, पॉजिटिव आयन को Em करके बोलते हैं हम लोग। तो वैसे ही डायजोनियम, डाई मतलब दो, अजो मींस नाइट्रोजन, दो नाइट्रोजन, और Em का मतलब प्लस चार्ज है, दो नाइट्रोजन उसके साथ प्लस चार्ज और ये उसके साथ क्लोराइड। तो डायजोनियम क्लोराइड का इसमें कनेक्टेड है बेंजीन। तो डायजोनियम क्लोराइड जो कंपाउंड होते हैं, जो डायजोनियम सॉल्ट होते हैं, वो बहुत अनस्टेबल होते हैं। डायजोनियम सॉल्ट जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। ये लो टेम्परेचर पर रखे जाते हैं, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर जाने पे वो डिकम्पोज करने लगता है। तो ये डायजोनियम सॉल्ट जिसको हम लोग लो टेम्परेचर पर रखते हैं, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड है यहाँ पे, इसको अगर हम लोग हीट करें Cu2Cl2 के साथ, CuCl भी कहीं लिखा हुआ मिल सकता है, इसमें कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर 1 होता है। तो Cu2Cl2 के साथ जब इसको ट्रीट करते हैं हम लोग, तो इसके ट्रीटमेंट के बाद, क्योंकि ये कंपाउंड जो होता है बहुत स्टेबल कंपाउंड नहीं है, लो टेम्परेचर पे ही स्टेबल होता है, तो जैसे ही हीट करेंगे, क्योंकि नाइट्रोजन एक बहुत स्टेबल गैस होता है, तो N2 गैस बन के सबसे पहले निकलेगा। हमेशा डायजोनियम का कोई भी रिएक्शन हम नोटिस करें तो मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस में N2 गैस हमेशा निकल जाता है। तो ये N2 तो श्योर निकल जाएगा। तो जैसे ही निकलेगा ये जगह खाली हो जाएगी, और इस वैकेंसी को कौन फुलफिल कर देगा? यहाँ वाला Cl, ये Cl, ये बेंजीन है और यहाँ पे जाके कनेक्ट हो जाएगा एक फ्लोरीन। तो बन गया हमारे कंपाउंड क्लोरोबेंजीन। तो ये सैंड-मेयर रिएक्शन का एग्जांपल हो। दूसरा, सैंड-मेयर रिएक्शन में सिर्फ क्लोरोबेंजीन ही नहीं बना सकते हैं, ब्रोमोबेंजीन भी बना सकते हैं। तो बेंजीन ले लिए, डायजोनियम क्लोराइड N2+Cl- ले लिए। अब इसको अगर हम ट्रीट किए होते Cu2Br2 से, इसको बोलते हैं क्यूप्रस क्लोराइड, ये क्यूप्रस ब्रोमाइड, क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस ब्रोमाइड। तो इसके साथ जब ट्रीट करेंगे तो इसके साथ ट्रीटमेंट के बाद यहाँ पे क्या होगा, फिर से N2 तो बहुत स्टेबल होता है, तो जैसे ही डायजोनियम का रिएक्शन किसी के भी साथ करें तो N2 गैस तो श्योर निकलेगा, तो बहुत स्टेबल होता है N2 गैस, और यहाँ से वो लीव करके निकल जाएगा। तो जैसे ही वो लीव करके निकलेगा N2 गैस यहाँ से, तो यहाँ पे क्या इंट्रोड्यूस है, क्योंकि इसमें हम क्यूप्रस ब्रोमाइड से ट्रीट कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक ब्रोमीन अटैच हो जाएगा। और भी साइड प्रोडक्ट्स बनते हैं बट उसको हम मेंशन नहीं कर रहे, मेन प्रोडक्ट पे फोकस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा बन गया
ब्रोमोबेंजीन CuCN के साथ कॉपर साइनाइड के साथ भी ट्रीट करते हैं। तो कॉपर साइनाइड के साथ जब ट्रीट करेंगे तो यहाँ पे जैसे Br था तो Br लगता था, Cl था तो Cl लगता था, Cl है तो Cn लग जाएगा साइनाइड। तो वो भी सैंडवेयर रिएक्शन ही होता है, बट उस चैप्टर का पार्ट नहीं है। तो सैंडवेयर रिएक्शन में 3 एग्जांपल हम लोग देखते हैं। तो इससे हम लोग क्लोरोबेंजीन बना सकते हैं, ब्रोमोबेंजीन बना सकते हैं। अब इसके बाद फिर दूसरा देखते हैं हम लोग। अगर हम ये सैंडवेयर रिएक्शन हो गया, अब आयोडोबेंजीन बनाने का मेथड है। तो सैंडवेयर रिएक्शन से क्लोरोब्रोमोबेंजीन बनेगा, आयोडो कैसे बनेगा उसको देखते हैं। प्रिपरेशन ऑफ आयोडोबेंजीन फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट या क्लोराइड, इससे कैसे बनेगा। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो है उसको लेते हैं हम लोग N2+Cl-, और इस कंपाउंड को अगर कोई पोटेशियम आयोडाइड के साथ ट्रीट कर दिया, Ki के साथ ट्रीट कर दिया, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, तो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा, यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाएगा आयोडीन। यहाँ पे ध्यान देना है क्यूप्रस नहीं यूज करते हैं, क्यूप्रस क्लोराइड क्यूप्रस ब्रोमाइड यूज नहीं करते हैं। जब कॉपर के क्लोराइड क्यूप्रस क्लोराइड क्यूप्रस ब्रोमाइड यूज करते हैं तब उसका नाम सैंडवेयर रिएक्शन, इसका नाम सैंडवेयर रिएक्शन नहीं है। और साथ में क्या निकल जाएगा, N2 गैस तो निकलेगा, तो ये बन गया आयोडोबेंजीन। अब हम लोग क्लोरो देख लिए, ब्रोमो देख लिए, आयोडो देख लिए। अगर फ्लोरो बाय द वे प्रिपेयर करना हो तो कैसे बनाएंगे। तो अगर इससे फ्लोरो बनाना है, यहाँ पे आयोडोबेंजीन लिख देते हैं और फ्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन। अगर फ्लोरोबेंजीन भी बनाना है तो कैसे बनाएंगे, तो क्या करते हैं, उसका मेथड थोड़ा अलग है बाकी सारे मेथड से, वो एक स्टेप में बनेगा नहीं। तो जैसे N2+Cl- है और इसका रिएक्शन हम कर रहे हैं HbF4 से, हाइड्रोजन टेट्राफ्लोरोबोरेट बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग फ्लोरोबोरिक एसिड एक्चुअली बोल देते हैं। तो अभी फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ इसको ट्रीट करेंगे, तो यहाँ पे सिर्फ अनायन का एक्सचेंज होता है। ये कैसे टूटेगा, H+BF4-, तो H और Cl HCl बन के निकल जाएगा, तो ये N2+ के साथ क्या लग जाएगा, ये कंपाउंड N2+, अनायन का एक्सचेंज होगा, Cl और HCl बन के निकल जाएगा, तो ये Cl- पे कौन जुड़ जाएगा, BF4-, ये जुड़ जाएगा। अब इसके बाद कुछ ज्यादा नहीं करना है, इसके बाद बस इसको हीट कर देना है थोड़ा। हीट करेंगे तो क्योंकि हम बताएं कि कंपाउंड अनस्टेबल होता है, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, N2 गैस निकल जाएगा। एक कंपाउंड और यहाँ पे स्टेबल बन सकता है, वो क्या बन सकता है, एक और यहाँ पे स्टेबल कंपाउंड बन सकता है और वो बनता है BF3। BF3 भी एक स्टेबल कंपाउंड, बोरोन ट्राइक्लोराइड, बोरोन का वैलेंसी भी 3 ही होता है। एक F जो बच गया वो F बेंजीन के साथ जाके कनेक्ट हो जाएगा, ये बन गया फ्लोरोबेंजीन। तो इस तरीके से हम लोग क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन ये सब बना सकते हैं। तो ये सब मेथड हुआ। अब बात ये है कि ये जो कंपाउंड है डाइजोनियम सॉल्ट, ये कैसे प्रिपेयर होता है, कहाँ से बनता है, इसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो देख लेते हैं इसको प्रिपेयर करने का मेथड। तो अगर हमारे पास कंपाउंड है जैसे कि एनिलीन, ये कंपाउंड है, इसमें बेंजीन के साथ कनेक्टेड है H2, इस कंपाउंड को बोलते हैं एनिलीन। जब किसी भी एनिलीन का रिएक्शन NaNO2 प्लस HCl, इसका भी हम लोग H2SO4 भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे H2SO4 भी यूज कर सकते हैं, बट वहां पे अगर हम लोग H2SO4 यूज करेंगे तो भी डाइल्यूनियम सॉल्ट ही बनेगा, और ये रिएक्शन 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे होता है।
तो जब इसके साथ ट्रीट करेंगे ना तो यहाँ पे क्या होगा, इसका मैकेनिज्म डिफरेंट है, हम यहाँ पे डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख रहे हैं। तो यहाँ पे प्रोडक्ट जो बनता है, ये जो NH2 ग्रुप है बस इसमें चेंजेज आता है और ये बन जाता है N2। ये N इसमें एक तो था ही और एक NO2 का N यहाँ पे जाके इंट्रोड्यूस होता है, वो N2 प्लस Cl-1 है। तो ये बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बन गया, ये बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन। अगर हम यहाँ पे H2SO4 यूज करे होते जो हम बता रहे थे, तो यहाँ पे Cl माइनस नहीं लगता, फिर अगर H2SO4 होता तो वो H प्लस और HSO4 माइनस में टूटता है। जैसे HCl टूटा, H प्लस Cl माइनस में तो Cl लगा, तो H2SO4 होता तो H प्लस HSO4 माइनस में टूटता, यहाँ पे Cl माइनस की जगह पे HSO4 माइनस लिखा जाता, बाकी सारी चीजें सेम होती। तो एनिलीन को जब इससे ट्रीट करते हैं तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं डाईअज़ोटाइजेशन, क्योंकि डाइजोनियम सॉल्ट इसमें बनता है इसलिए इस प्रोसेस को डाईअज़ोटाइजेशन भी कहते हैं। तो अब इससे हम लोग क्लोरोबेंजीन बना सकते हैं, इससे ब्रोमोबेंजीन बना सकते हैं सैंडबेयर रिएक्शन का यूज करके, फिर इससे फ्लोरोबेंजीन आयोडोबेंजीन भी बना सकते हैं। तो अलग अलग मेथड्स देखें, तो ये सारे मेथड्स हुए प्रिपरेशन। कुछ मेथड्स को और यहाँ पे लोग डिस्कस कर सकते हैं, जैसे कि अगर हमारे पास कंपाउंड है कोई, जैसे कि CH3 लगा हुआ है, ये प्रिपरेशन का एक मेथड है। इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, टॉलीन। मिथाइल बेंजीन भी कर सकते हैं, टॉलीन भी। अब ये मिथाइल बेंजीन या टॉल्वीन कहते हैं, तो इस टॉल्वीन का रिएक्शन अगर हम लोग करते हैं क्लोरीन के साथ, Cl2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ Fe, बट ये डार्क में रिएक्शन हो रहा है, ये रिएक्शन डार्क में हो रहा है, लाइट में नहीं हो रहा है। लाइट में क्यों नहीं हो रहा है? अगर रिएक्शन लाइट में होता तो लास्ट वीडियो में ही बताए थे कि लाइट का रिएक्शन, लाइट के प्रेजेंस में अगर रिएक्शन होता है हैलोजन का, तो वैसे केस में सब्स्टिट्यूशन होता है, और सब्स्टिट्यूशन तो होता है, चलो ठीक है, लेकिन वो सैचुरेटेड कार्बन पे रिएक्शन करता है, तो रिएक्शन यहाँ पे करने लगे, ये सैचुरेटेड कार्बन, क्योंकि बेंजीन तो अनसैचुरेटेड होता है। तो अगर हम डार्क में कर रहे हैं, इसका मतलब बिना लाइट का रिएक्शन हो रहा है, और अगर लाइट के एब्सेंस में रिएक्शन हो रहा है तो सब्स्टिट्यूशन तो होगा Cl से, लेकिन वो रिंग के बाहर नहीं होगा, रिंग के अंदर ही होगा। तो रिंग के अंदर कहाँ पे होगा? रिंग के अंदर तो हर एक जगह पे हाइड्रोजन होते हैं, एक एक रिंग के अंदर क्या है, हर जगह पे एक एक हाइड्रोजन है, यहाँ भी एक हाइड्रोजन। तो जब हर जगह पे एक एक हाइड्रोजन है तो किस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा ये Cl? ये शो करने की जरूरत नहीं है, अभी हम लोग शो कर रहे हैं। तो किस हाइड्रोजन को Cl यहाँ पे रिप्लेस करेगा? तो लास्ट वीडियो में देखे थे कुछ हम लोग ऑर्थो पैरा पोजीशंस के बारे में, जैसे कि अगर कोई कंपाउंड है और उस कंपाउंड में यहाँ पे कुछ अटैच है, XY कुछ अटैच है, तो इस पोजीशन को ऑर्थो बोलते हैं, इसको बोलते हैं मेटा, इसको बोलते हैं पैरा। तो कौन सा Cl हटेगा, इसमें 5H है, कौन सा H हटेगा, सॉरी कौन सा H हटेगा Cl से, ये डिपेंड करता है कि जो पहले से ग्रुप है XYZ कुछ भी है, यहाँ पे तो मिथाइल है, तो कौन सा H हटेगा उसको यही गाइड करता है, यही ग्रुप जो है मिथाइल यही गाइड करेगा कि ये H हटेगा या H हटेगा, कौन सा H हटेगा, ऑर्थो का H हटेगा या मेटा का हटेगा या फिर पैरा का हटेगा, कौन सा हटेगा। तो ये जो ग्रुप है ना मिथाइल ग्रुप, दिस वन इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है किसी भी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन के लिए। तो जब ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, इसका मतलब ये हुआ कि Cl जुड़ेगा तो ऑर्थो पे जुड़ेगा या फिर पैरा पे जुड़ेगा, इस जगह पे या फिर इस। तो हमारे पास दो प्रोडक्ट बनेगा मेरे लिए। CH3 तो डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो डायरेक्टिंग ग्रुप कभी भी हटेगा नहीं, वो वही रहेगा। और ऐसा कब होगा जब लाइट के एब्सेंस में हो रहा है, ध्यान देना। कैटलिस्ट होगा यहाँ पे Fe होगा, या कोई लेविस एसिड कैटलिस्ट भी यूज कर सकते हैं, FeCl3 AlCl3 ये सब यूज कर सकते हैं। तो क्या होगा, Cl यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाएगा इस तरह, ये ऑर्थो है, या फिर क्योंकि ये ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, तो
तो या तो ऑर्थो पे जुड़ेगा, या फिर अगर ऑर्थो पे नहीं जुड़ा बाय द वे तो ये कहाँ पे जुड़ेगा, पैरा। तो ये दो प्रोडक्ट बनेगा। ज्यादा कौन बनेगा? अगर दो प्रोडक्ट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनता है तो कोई मेजर बनता है, कोई माइनर बनता है। तो इसको ऐसे नहीं समझना है कि एक एक करके दोनों सीएल, एक सीएल यहाँ जुड़ा, एक सीएल यहाँ जुड़ा, ऐसा नहीं समझना है। इसको समझना है कि Cl2 दो बार रिएक्शन किया। एक बार जब Cl2 रिएक्शन किया तो Cl यहाँ पे जुड़ा, ये H और एक Cl, HCl बन के निकला। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर Cl2 यहाँ रिएक्शन करा होता तो यहाँ का H और यहाँ का एक Cl, HCl बन के निकलता और ये Cl जुड़ जाता। मतलब यहाँ पे दो बार HCl भी बनेगा, उसको हम लोग स्किप कर रहे हैं। तो ये दो प्रोडक्ट बनेगा। अब ये प्रोडक्ट जो बनेगा वो पैरा प्रोडक्ट, वो मेजर बनता है नॉर्मली, और ये जो होगा वो माइनर। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इसमें जो दो ग्रुप हैं वे एक दूसरे से ज्यादा मैक्सिमम डिस्टेंस पे है। मैक्सिमम डिस्टेंस पे है तो उसके बीच में रिपल्सन नहीं होगा, जबकि यहाँ पे दो ग्रुप जो है काफी क्लोज है, इनके बीच में क्या होने लगेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस होने लगेगा, रिपल्सन होने लगेगा, इसलिए स्टेबल उतने नहीं होंगे, तो ये कम बनेगा, माइनर होगा ये। और इसमें रिपल्सन कम होगा तो स्टेबल होगा, और स्टेबल चीज जनरली ज्यादा बनती है, ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो ये कुछ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन थे। अब हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी। अच्छा, इससे पहले एक चीज और कि अगर क्वेश्चन में ये दिया हुआ रहे Cl2 और यहाँ पे एनहाइड्रस AlCl3, ये बस कैटलिस्ट है, तो बताना है कि रिएक्शन कहाँ पे होगा, इसमें कैसे रिएक्शन होगा, ऑर्थो पे कि पैरा। अभी जिसमें ऑर्थो पैरा कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं है, कोई XYZ जुड़ा हुआ भी नहीं है, तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा ये बताना है। और दूसरा कि अगर हमारे पास ये कंपाउंड होता, जैसे कि एक Cl पहले से लगा हुआ है और हम यहाँ पे एक Cl से और रिएक्शन करें और सेम सिचुएशन में, तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये दोनों सिचुएशन में क्या प्रोडक्ट बनेगा, इसका प्रोडक्ट गेस करके कमेंट करना। उसका IUPAC नेम क्या बनेगा। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम लोग देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट। अब हेलो अल्केन्स के बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करें तो हेलो अल्केन्स पोलर होते हैं। कोई भी हेलो अल्केन रहेगा, CH3, CH2, Cl, अगर कुछ भी है जिसको हम ओपन करके अगर हम लिखें तो एक चीज तो नोटिस कर ही सकता है कोई, जिसमें डाइपोल मोमेंट होता होगा। तो अब इसमें C और Cl के बीच में बॉन्ड है, मतलब CX बॉन्ड है, तो X पे माइनस, C पे प्लस, Cl पे माइनस, कार्बन पे प्लस। इस बॉन्ड में क्या होगा, डाइपोल होगा, प्लस माइनस चार्ज डेवलप हो गया तो ऑब्वियसली डाइपोल होगा। तो जब इसमें डाइपोल है तो वैसे कंपाउंड हम लोग क्या करेंगे, पोलर। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन चेन का लेंथ ज्यादा हो कम हो, कंपाउंड पोलर है कि नॉन पोलर है, ये पहचानना बहुत आसान होता है। अगर लेंथ 3 कार्बन, 4 कार्बन, 2 कार्बन ऐसा हो तो अगर हाइड्रोजन एटम 1, 2 ये जितने भी अटैच है सारे हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं होने चाहिए, बस कि अगर हाइड्रोजन एटम उसमें प्रेजेंट है 1, 2, 3 जितना भी प्रेजेंट हो तो कंपाउंड एसेंशियली पोलर होगा, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ तो डाइपोल होगा। तो हेलो अल्केन्स क्या होते हैं, पोलर। और अगर कोई भी कंपाउंड पोलर होता है तो पोलर कंपाउंड में कौन सा फोर्स लगता है, जैसे कि अगर कोई कंपाउंड नॉन पोलर होता है तो नॉन पोलर में कौन सा फोर्स लगता है, नॉन पोलर में डिस्पर्सन फोर्स लगता है, या इसको हम लोग लंदन डिस्पर्सन फोर्स भी बोलते हैं। डिस्पर्सन फोर्स ये एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। जैसे कि अगर मीथेन है, इसमें तो कोई हाइड्रोजन नहीं है, ये तो नॉन पोलर है, तो मीथेन में कैसा फोर्स लगेगा, नॉन पोलर है, इसमें डिस्पर्सन फोर्स लगेगा। अच्छा, मीथेन में अगर डिस्पर्सन फोर्स लगेगा मतलब ये नहीं कि मीथेन के कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, मीथेन में डिस्पर्सन फोर्स लगेगा मतलब मीथेन में बहुत सारे मीथेन्स होंगे तो उसके बीच में डिस्पर्सन फोर्स वर्क करेगा। ये करने का मतलब ये है मेरा।
और फोर्स जितना वीक होगा बॉइलिंग पॉइंट भी उतना कम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो हमको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में कुछ आइडिया होना चाहिए। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस देखते हैं क्या होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हम लोग उस फोर्स की बात करेंगे यहाँ पे मेनली जो ऑर्गेनिक में जिसका इंपॉर्टेंस। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होंगे जितने स्ट्रॉन्ग होंगे या स्ट्रेंथ ऑफ कह देते हैं यहाँ पे, स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कौन कौन से होते हैं? तो इसमें हमारे काम का जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में बनेगा? जिस कंपाउंड में OH बॉन्ड प्रेजेंट हो, NH प्रेजेंट हो, या COOH हो, या NH हो, या NH2 हो, इस टाइप का कोई भी कंपाउंड है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर ये हुआ तो सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स हुआ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में। जो भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में काम करते हैं फोर्सेस, उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दूसरे नंबर पे आता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए डाइपोल डाइपोल। अब ये डाइपोल डाइपोल किस में काम करता है? तो ये काम करता है जैसे कि एल्डिहाइड में काम करता है। ये एल्डिहाइड मतलब CHO में काम करता है। फिर कीटोन में काम करता है ये, मतलब कि CO में काम करता है। फिर ये हैलोजेनेटेड कंपाउंड में मतलब हैलोअल्केन्स में काम करता है एंड हैलोएरीन्स में भी काम करता है। ये सब में काम करता है डाइपोल डाइपोल, क्योंकि ये सब कंपाउंड क्या होते हैं? पोलर कंपाउंड होते हैं। तो पोलर कंपाउंड एल्डिहाइड, कीटोन, हैलोअल्केन्स, हैलोएरीन्स, ये सब में डाइपोल डाइपोल फोर्स वर्क करता है। थर्ड नंबर पे आता है डिस्पर्सन फोर्स। डिस्पर्सन फोर्स, ये लंडन डिस्पर्सन फोर्स, ये काम करता है नॉन पोलर में, नॉन पोलर कंपाउंड में। अब नॉन पोलर कंपाउंड कौन हो गए? तो नॉन पोलर कंपाउंड हमारे लिए हो गए हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स को हम लोग नॉन पोलर में कंसीडर करेंगे। सारे हाइड्रोकार्बन्स परफेक्टली नॉन पोलर नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग हाइड्रोकार्बन जैसे कि अल्केन्स की मेनली बात करेंगे हम लोग। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब जो भी होंगे वो सब मीथेन, इथेन जो कुछ भी होंगे, ब्यूटेन, आइसोप्रोपेन, ब्यूटेन, ऐसा कुछ भी होगा वो सब हम लोग नॉन पोलर में कंसीडर करेंगे उन सबको। ठीक, मतलब वो हाइड्रोकार्बन होंगे तो नॉन पोलर। सबसे स्ट्रॉन्ग है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर डाइपोल डाइपोल, और फिर डिस्पर्सन। मतलब जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, जिसमें डाइपोल डाइपोल होगा उसका थोड़ा कम, और जिसमें डिस्पर्सन फोर्स होगा उसका और कम। अब एक चीज और कि बाय द वे अगर दोनों कंपाउंड पोलर निकल गए तब कैसे डिसाइड करेंगे? तो अगर कंपाउंड इसमें जैसे दोनों में डाइपोल डाइपोल काम कर रहा है, दोनों हैलोअल्केन्स, तब कैसे डिसाइड करेंगे? तो वैसे केस में जब इससे डिसाइड नहीं हो पा रहा है फोर्स से, तब हम लोग हेल्प लेंगे, क्योंकि वंडरवाल फोर्स, ये वंडरवाल फोर्स के ही टाइप है ये दोनों। तो वंडरवाल फोर्स जो होता है इज प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ही है वंडरवाल फोर्स, ये मास पे डिपेंडेंट होता है, मास के प्रोपोर्शनल होता है। तो जिसका मास ज्यादा होगा उसका वंडरवाल फोर्स ज्यादा होगा। और अगर मास से भी डिसाइड नहीं होगा, मास भी इक्वल निकल गया तो लगभग इक्वल ही है मास, 1-2 यूनिट का फर्क है, तो फिर कैसे होगा? तो मास अगर डिसाइड नहीं कर पाए तो डिसाइड करेगा सरफेस एरिया। ये जनरली यूजफुल होता है आइसोमर्स के लिए। जैसे हमको आइसोमर्स का अगर बॉइलिंग पॉइंट बताना है, फॉर्मूला सेम है अगर उसका, और उसका हमको बताना है अगर बॉइलिंग पॉइंट, तो उसमें सरफेस एरिया काम करता है। सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो वंडरवाल फोर्स ज्यादा होगा। वंडरवाल फोर्स इज नथिंग बट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ही है। तो हाँ, वंडरवाल फोर्स हाइड्रोजन बॉन्ड से जो होते हैं वो वीक होते हैं, ये बात तो है। लेकिन अगर वंडरवाल फोर्स भी अगर हम कंपेयर करें 1 by 1 किसमें ज्यादा है, तो मास जिसका ज्यादा होगा उससे। अगर मास अगर सेम रह गया, इसका मतलब आइसोमर्स है, उसमें सरफेस एरिया से पता चलेगा।
अब इसका एप्लीकेशन देखते हैं कैसे इसका यूज करना है। तो एक चीज तो याद रखना है पहले कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हैलोअल्केन्स is higher than hydrocarbon of comparable molecular mass। तो ये जो होते हैं हैलोअल्केन्स, उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, हाई होता है। किससे? हाइड्रोकार्बन से। क्यों हाई होता है, क्यों बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा? तो क्योंकि हाइड्रोकार्बन क्या हुए, नॉन पोलर। तो नॉन पोलर में कौन सा फोर्स वर्क करेगा, डिस्पर्सन फोर्स। और ये फोर्स कैसा होता है, सबसे वीक फोर्स होता है, तो वीक फोर्स होता है। ये हैलोअल्केन्स कैसे कंपाउंड होते हैं, कि ये तो पोलर होते हैं। पोलर में कौन सा फोर्स वर्क करेगा, डाइपोल डाइपोल। और डाइपोल डाइपोल क्या होता है, स्ट्रॉन्गर होता है वंडर वाल फोर्स से, डिस्पर्सन फोर्स से। इसका मतलब ये हुआ कि इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। हाँ, अल्कोहल से अगर हम कंपेयर करते हैं तो अल्कोहल का ज्यादा होता है, क्योंकि अल्कोहल में OH होता है तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, और हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट तो सबसे ज्यादा होगा, इन सबसे ज्यादा होगा। अगर हमारे पास एक क्वेश्चन हो कि CH3 CH2 CH3 इस कंपाउंड का अगर हम कंपेयर करें इसके साथ बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, तो ऑब्वियसली इसका ज्यादा होगा, क्योंकि ये कंपाउंड में Cl है, इस कंपाउंड में Cl नहीं है, तो हाइड्रोकार्बन है। तो ये कंपाउंड क्या हो गया, नॉन पोलर। ये कंपाउंड क्या हो गया, पोलर। तो अगर ये कंपाउंड पोलर है तो नो डाउट इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें डाइपोल डाइपोल वर्क करेगा और इसमें लंडन डिस्पर्सन फोर्स वर्क करेगा या डिस्पर्सन फोर्स वर्क करेगा। दूसरी चीज कि अगर हमारे पास इसमें बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा होगा, अगर हमारे पास ये कंपाउंड हो कि जैसे CH3 CH2 Cl और दूसरा कंपाउंड हो CH3 CH2 Br, अब किसका ज्यादा होगा? अब तो यहाँ पे दोनों ही पोलर हो गए, इसमें भी हैलोजन है, इसमें भी हैलोजन है, तो ये भी कंपाउंड पोलर और इसमें हैलोजन है तो ये भी कंपाउंड पोलर। तो अगर डाइपोल डाइपोल इसमें काम करेगा तो डाइपोल डाइपोल इसमें भी काम करेगा, तो अब किसका ज्यादा? तो वैसे केस में हम बोले कि जब डाइपोल डाइपोल डिसाइड नहीं कर पाए, दोनों में डाइपोल डाइपोल काम करने लगे, हाइड्रोजन बॉन्ड किसी में है नहीं, तो जब दोनों में डाइपोल ही डाइपोल फोर्स वर्क करे तो इसमें फिर हेल्प किसका लेना है, मास का या सरफेस एरिया का? तो पहले मास से डिसाइड करते हैं। इसमें Cl और इसमें है ब्रोमीन। Cl का मास कितना होता है, ऑन एवरेज 35.5 U, और ब्रोमीन का मास होता है अप्रॉक्स 81 U। ज्यादा वेट किसका होगा, कार्बन तो दोनों में सेम है, इसका मास ज्यादा होगा, तो जिसका मास ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा। तो इसमें CH3 CH2 Br का ज्यादा होगा, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास हाई है। तो मॉलिक्यूलर मास हाई है तो क्या होगा, तो अगर इसका मॉलिक्यूलर मास हाई है तो इसमें वंडरवाल फोर्स स्ट्रॉन्ग होगा, इस वजह से इसका होगा। वेट वाइज सबसे ज्यादा भारी होता है आयोडीन, फिर उसके बाद ब्रोमीन, फिर उसके बाद क्लोरीन, और सबसे वेट में कम होता है फ्लोरीन। ये इसका एटॉमिक मास का ऑर्डर है। तो ऐसे हम लोग बॉइलिंग पॉइंट को डिसाइड कर सकते हैं। कुछ और कंपाउंड्स को देखते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास कंपाउंड है CH3 CH2 CH2 I, और ये कंपाउंड नंबर 1 है, सपोज कर लेते हैं। फिर एक और हमारे पास कंपाउंड है CH3 I, और ये कंपाउंड नंबर सपोज कर लेते हैं 2 है।
और एक और कंपाउंड है अगर हमारे पास CH3CHI CH2CH3, हमारे पास एक कंपाउंड ये है। तो इस तरीके का हमारे पास कंपाउंड है और हमको बताना है इसमें कि किसका इसमें ज्यादा है, या एक कंपाउंड, ये कंपाउंड नंबर हम सपोज कर लिए थर्ड, बॉइलिंग पॉइंट बताना है किसका ज्यादा है किसका कम है। और अगर एक कंपाउंड हम और लिख लें यहाँ पे CH3 CH3 CH2I, एक कंपाउंड ये भी है हमारे पास। अब अगर इसमें बताना हो कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, ये कंपाउंड नंबर हम सपोज कर लेते हैं कि 4 है। तो अगर इसमें बताना हो कि सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है, तो ये चीज नोटिस करें अगर हम, इसमें सबका जो है फॉर्मूला सेम है, सबका फॉर्मूला सेम है, सब में 4 कार्बन है, 4 कार्बन सब में है। और एक चीज और क्या कि सब में आयोडीन ही प्रेजेंट है, ऐसा नहीं कि किसी में आयोडीन है किसी में ब्रोमीन है। अगर एक में आयोडीन होता है एक में ब्रोमीन होता तो जिसमें आयोडीन होता उसका वेट ज्यादा होता तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होता, लेकिन इसमें तो क्या है कि सब में आयोडीन है तो वेट वाइज तो सब सेम ही होगा, कार्बन के नंबर्स भी सेम है। तो जब आइसोमर्स, इसका मतलब ये है आइसोमर्स, तो जब आइसोमर्स होता है तो उसमें कैसे डिसाइड करते हैं, सरफेस एरिया से। अब सरफेस एरिया से कैसे डिसाइड करें, इसमें क्या है कि सरफेस एरिया सबसे ज्यादा है, कैसे, ये चेन पूरा ओपन है, बिल्कुल स्ट्रेट चेन, कोई ब्रांच नहीं, ब्रांच जैसे जैसे होते जाता है वैसे वैसे सरफेस एरिया कम होते चला जाता है। इसमें एक भी ब्रांच नहीं है तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा, मैक्सिमम। तो बॉइलिंग पॉइंट वंडरवाल फोर्स के प्रोपोर्शनल होता है, अभी देखें। और वंडरवाल फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होता है, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, मतलब जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा उसमें वंडरवाल फोर्स ज्यादा होगा और उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। ऐसा लेकिन आइसोमर्स के लिए हम लोग इस कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। तो इसका सबसे ज्यादा सरफेस एरिया होगा, इसका सरफेस एरिया थोड़ा कम हो जाएगा क्योंकि इसका आयोडीन टर्मिनल पोजीशन पे नहीं मिडिल में अटैच्ड है, थोड़ा सरफेस एरिया घट जाएगा उसका। इसमें क्या है, इसमें तो ब्रांच हो गया, एक कार्बन मेन चेन से हटकर ब्रांच में चला गया, इसमें तो ब्रांचिंग हो गया। तो जब ब्रांचिंग हो गया तो इसका सरफेस एरिया और डिक्रीज कर जाएगा। और इसमें तो सारे कार्बन जो है ब्रांच के फॉर्म में ही कर सकते हैं कि प्रेजेंट है, यहाँ पे 2 कार्बन ये ब्रांच के फॉर्म में देख सकते हैं, या फिर ये कार्बन इसको कंसीडर कर सकते हैं। कहने का सेंस ये है कि यहाँ पे मॉलिक्यूल स्फेरिकल जैसा हो गया, इसमें ब्रांचेस ज्यादा है बाकी के कंपैरिजन में। तो जिस कार्बन में ब्रांच सबसे ज्यादा हो वो तो स्फेरिकल टाइप का होगा और स्फेयर का सरफेस एरिया सबसे कम होता है। तो इसमें अगर हम इसको सपोज करें, वैसे 3 कार्बन का चेन है, ब्रांच एक ही है, लेकिन इसमें देखने की ब्रांचेस ज्यादा दिख रहा है। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होना चाहिए, जिसका सरफेस एरिया सबसे ज्यादा है, जो बिल्कुल ओपन है, जिसमें कोई ब्रांच नहीं, जो बिल्कुल स्ट्रेट है, सॉरी। तो इसमें सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा फर्स्ट का, उससे कम किसका होगा, उससे कम होगा इसमें बॉइलिंग पॉइंट जिसमें सरफेस एरिया थोड़ा कम तो हुआ है लेकिन थोड़ा ही कम हुआ है, मींस थर्ड का। इसके बाद इसमें ब्रांचिंग हो गया, मिथाइल कार्बन ही ब्रांच बन गया, इसका सरफेस एरिया और कम हो गया। ये फोर्थ नंबर जो है थर्ड पे आ जाएगा, और ये सेकंड नंबर जो है इसमें ज्यादा ब्रांच है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट तो सबसे कम होगा। यहाँ पे ब्रांचिंग के बेसिस पे हम लोग बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर को अरेंज कर सकते हैं। तो ऐसे चेक कर सकते हैं हम लोग बॉइलिंग पॉइंट। इसके बेसिस पे और भी क्वेश्चंस हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास क्वेश्चन हो इस टाइप से, CH3 CH2 CH2 और इसके बाद है हमारे पास अगर Br, और एक और हमारे पास कंपाउंड है CH3 CH2, उसके बाद CH2 फिर I, और फिर हमारे पास कंपाउंड है CH3 CH, और यहाँ पे है फिर हमारे पास I। या इस कंपाउंड में हम कर लेते हैं यहाँ पे Br। तो अगर ये A है, ये B है, ये C है, तो इसमें बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा, किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, किसका कम होगा। अब इसमें एक आयोडीन भी है, इसे ध्यान देना है, तो फिर कंपेयर करके बताना है किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा या कम होगा।
अब फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग कुछ बात कर लेते हैं सॉलिबिलिटी का। सॉलिबिलिटी इन वाटर, सॉलिबिलिटी इन वाटर। तो हैलो अल्केन्स क्या होते हैं? पोलर तो होते हैं। वाटर कैसा सॉल्वेंट है? वाटर पोलर सॉल्वेंट है, वाटर पोलर सॉल्वेंट है। हम लोग एक यूनिवर्सल रूल जानते हैं, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। पोलर में पोलर होता है, नॉन पोलर में नॉन पोलर होता है। हैलो अल्केन्स, हैलो एरिन्स की बात करें तो हैलो एरिन्स या हैलो अल्केन्स की बात कर लें, अगर ऐसे बात करें तो ये सब भी क्या होते हैं? इसमें भी कार्बन हाइड्रोजन होते हैं। हाइड्रोजन जहां भी होगा वो पोलर बना देगा उस कंपाउंड को, ये पोलर ये भी होते हैं। बट हैलो अल्केन्स आर insoluble or immiscible, insoluble in water। हैलो अल्केन्स भी पोलर है, वाटर भी पोलर है, इसके बावजूद ये क्या है? इनसॉल्युबल, वाटर में इनसॉल्युबल है, यह बहुत कम सॉल्युबल होता है, इसका मिक्सिबिलिटी बहुत कम होता है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे अगर कोई भी हमारे पास हैलो अल्केन्स हो, CH3 CH2 Cl और वाटर हो, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कैसे एसोसिएटेड होते हैं? वाटर के मॉलिक्यूल्स में क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड, उसके मॉलिक्यूल्स में आपस में पहले से हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ रहता है, ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड। अब जब उनके मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्ड ऐसे चारों तरफ बना हुआ रहता है बहुत सारा, तो इसको अगर इसमें घुलना है तो इस हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, तब जाके उसके गैप में ही जा पाएगा, उसको उसमें घुल पाएगा। तो वाटर में पहले से हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है, तो ये मॉलिक्यूल भी उसके गैप में तब जा पाएगा, तब उसके साथ में मिल पाएगा, घुल पाएगा, जब ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने का कैपेसिटी रखता हो। तो क्योंकि हैलो अल्केन्स में जो क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होते हैं वो कार्बन से कनेक्टेड होते हैं, हाइड्रोजन से तो कनेक्टेड होते नहीं है, हाइड्रोजन तो कार्बन से कनेक्टेड है। तो क्योंकि वो पोलर तो है लेकिन उनमें एबिलिटी नहीं है, अनेबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। पोलर तो है लेकिन उसमें हाइड्रोजन जो है फ्लोरीन या फ्लोरीन के साथ, ये सब के साथ अटैच्ड नहीं है, तो उनमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने का एबिलिटी नहीं है। क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड जनरली कौन बनाते हैं? जिसमें हाइड्रोजन F के साथ अटैच हो, जिसमें हाइड्रोजन O के साथ अटैच हो, जिसमें हाइड्रोजन N के साथ अटैच हो, वैसे ही कंपाउंड हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। जिसमें फ्लोरीन तो होता है हैलो अल्केन्स में, लेकिन क्या है कि वो उसमें फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन नहीं होता है, कार्बन के साथ होता है, तो डायरेक्टली कनेक्टेड तो हाइड्रोजन होता नहीं है। इट मींस कि दे आर पोलर इन नेचर, बट इन स्पाइट ऑफ दिस they are insoluble in water because they are unable to form hydrogen bond with water molecules, with H2O। H2O के साथ वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाते हैं, इसलिए ऐसा होता है, तो इनसॉल्युबल होते हैं। तो अगर हमारे पास दो कंपाउंड है CH3 CH2 CH2 Cl और एक कंपाउंड और है CH3Cl, ये हैलो अल्केन्स है, ये भी हैलो अल्केन्स है, तो दोनों इनसॉल्युबल होगा। तो ज्यादा इनसॉल्युबल कौन होगा? दोनों इनसॉल्युबल है, दोनों का मिक्सिबिलिटी जो है बहुत कम होगा, पानी में नहीं घुलेगा, लेकिन थोड़ा बहुत तो घुलेगा। अगर हम कंपेयर करना चाहें कि ज्यादा कौन इनसॉल्युबल होगा, तो जिसमें कार्बन चेन का लेंथ बढ़ते जाएगा। कार्बन जैसे अगर हैलोजन है, हैलोजन के साथ साथ ये तो पहले से इनसॉल्युबल है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता, लेकिन अगर कार्बन बढ़ते चला जाएगा और तो इसका इनसॉल्युबिलिटी और बढ़ते चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एज the length of carbon chain increases, solubility decreases। जैसे जैसे कार्बन चेन का लेंथ बढ़ते जाएगा, कार्बन बड़ा होते जाएगा। अगर ये दो कंपाउंड को कंपेयर करना है तो जिसमें 4 कार्बन है, जिसमें 3 कार्बन है, तो जिसमें 4 कार्बन होंगे वो कम सॉल्युबल होगा। कार्बन बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी घट जाएगा। क्यों घटेगा? क्योंकि कार्बन हाइड्रोफोबिक होता है, पानी से उसको डर लगता है, पानी में नहीं घुलता है वो, तो कार्बन जितना ज्यादा होते जाएगा वो डर और बढ़ते जाएगा, तो वो इनसॉल्युबल हो जाएगा। तो एज द लेंथ ऑफ कार्बन चेन इंक्रीजेस, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ, क्यों ऐसा होगा? बिकॉज ऑफ हाइड्रोफोबिक
हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, ये कह सकते हैं बिकॉज ऑफ हाइड्रोफोबिक नेचर ऑफ कार्बन। तो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन बढ़ती जाएगा, वाटर में कार्बन घुलेगा नहीं, उसमें हाइड्रोफोबिक नेचर होता है, तो इस वजह से उसका जो सॉल्युबिलिटी है वो घटते चला जाएगा। हाँ, लेकिन हैलो अल्केन्स जो होंगे वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं, जैसे कि बेंजीन या फिर कोई दूसरा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो गया, ये सब में सॉल्युबल होगा। अब इसके बाद बात कर लेते हैं, क्वेश्चन है जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन। तो पहली बात तो ये कि मेल्टिंग पॉइंट जो होता है पैकिंग पर डिपेंड करता है। मेल्टिंग पॉइंट की बात किसके लिए करते हैं? मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं वो किसके लिए? और सॉलिड के लिए बात करते हैं। अगर सॉलिड के लिए बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट का, तो सॉलिड पार्टिकल तो रैंडम नहीं होते हैं, तो पैक्ड होते हैं डेफिनेट शेप में। तो अगर हमारे पास दो कंपाउंड है, क्रिस्टल होगा छोटा छोटा इन सब का, अगर ये कंपाउंड है, इसको बोलते हैं पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, क्योंकि ये 1 पे है तो ये पैरा पे। अगर इसको हम ये मान लें कि अगर ये एक सब्स्टिट्यूएंट है तो ये 1 2 3 4 अपोजिट है तो पैरा है, या IUPAC नेम लिखें तो 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, तो 4 पे है तो इसलिए ये पैरा है। और एक और कंपाउंड है हमारे पास मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, ये है मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, ये 1 पे है तो ये 3 पे है, तो 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन कह सकते हैं इसको, या फिर इसको कह सकते हैं M डाइक्लोरोबेंजीन, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। अब बताना ये है कि किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड पे डिसाइड होता है। अब सॉलिड में क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन पैकिंग, ये पैकिंग पे डिपेंड करता है, पैकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स का पैकिंग कितना अच्छा से हो सकता है, पैकिंग पर डिपेंड करता है। तो हमारे पास दो मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल्स पूरा सिमेट्रिकल है, बिल्कुल सिमेट्रिकल है। इसको अगर हम घुमा दें 180 से तो बिल्कुल ऐसा ही बन जाएगा, लेकिन इसको अगर 180 से रोटेट करें तो बिल्कुल ऐसा नहीं बनेगा, सेल इधर की तरफ आ जाएगा। तो ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, या इसको ऐसे भी नोटिस कर सकते हैं कि अगर इसमें हम क्या करें, हमको ऐसा ऑपरेशन करना है कि पॉइंट है, इससे अगर हम इधर जाएंगे तो इसके इधर भी जाएंगे, अगर हम इधर जाएंगे तो हम इधर भी जाएंगे, अगर हम इधर मूव किए तो हम इधर भी मूव करेंगे, अपोजिट भी मूव करेंगे। अगर ऐसा करने पे चारों तरफ से सेम मिला तो सिमेट्रिकल होना चाहिए, सेंटर ऑफ सिमेट्री हो, ऐसा करें। तो इसमें अगर हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो हमको Cl मिलेगा, जिसका अपोजिट भी आना जरूरी है, तो नीचे की तरफ जाएंगे तब भी Cl। इधर की तरफ जाए तो बेंजीन का कार्बन, इसका अपोजिट जाए तो भी बेंजीन का कार्बन, इधर मूव किए तो बेंजीन का कार्बन, इधर मूव किए तब भी बेंजीन का कार्बन। क्या इसमें ऐसा है? इसमें सेंटर यहाँ पे है। अब इधर मूव करें तो क्लोरीन, अपोजिट मूव करें तो कहाँ है क्लोरीन? नहीं है क्लोरीन। इधर मूव किए तो क्लोरीन, इधर मूव किए तो नहीं है क्लोरीन। इधर मूव किए तो कार्बन, इधर मूव किए तब भी कार्बन। तो यहाँ इस पॉइंट से तो सिमेट्रिकल है, लेकिन बाकी पॉइंट्स सिमेट्रिकल नहीं है। तो ज्यादा सिमेट्रिकल कौन है? इसका तो हर एक पॉइंट सिमेट्रिकल, इधर भी बेंजीन तो इधर भी बेंजीन, इधर क्लोरीन इधर भी क्लोरीन। तो करने का सेंस है कि दिस वन इज मोर सिमेट्रिकल, ये जो है सिमेट्रिकल है। कौन सिमेट्रिकल है? पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। पैरा डाइक्लोरोबेंजीन इज मोर सिमेट्रिकल। और जो भी चीज सिमेट्रिकल होता है, एक जैसा होता है, अगर इसको हम पैक करके रखेंगे, अगर किसी भी बॉक्स में ऐसा अगर एक मॉलिक्यूल रहे हमारे पास सिमेट्रिकल, तो उसको पैक करने में आसानी होगा। और कोई मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल नहीं है तो उतना अच्छे से पैक नहीं हो पाएगा, उसमें मॉलिक्यूल्स क्या होंगे कि ठीक से अरेंज नहीं हो पाएंगे, और इसके मॉलिक्यूल ठीक से अरेंज हो पाएगा, सब एक जैसा है सिमेट्रिकल। तो अगर ये ठीक से अरेंज होगा तो काफी क्लोज करके उसको पैक कर सकते हैं। सिमेट्रिकल रहेगा तो उसको पैक करने में आसानी होगा, तो इसका पैकिंग क्या होगा? बेटर होगा। तो अगर इसका पैकिंग बेटर होगा तो इसमें अट्रैक्शन भी अच्छा होगा और इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है हायर बॉइलिंग पॉइंट देन द मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, इट विल हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज it is more symmetrical than the meta dichlorobenzene, and if it is more symmetrical then
it will pack more effectively. It will pack more effectively. Where it will pack more effectively? In crystal lattice. क्रिस्टल लैटिस. क्रिस्टल लैटिस किसको कहते हैं? जैसे एक हमारे पास कोई क्यूबिक ज्योमेट्री है, अब इस क्यूब में हमको पैक करना है इसके मॉलिक्यूल्स. तो अगर कोई 3 डायमेंशनल स्पेस होता है जिसमें मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं या पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, उस 3 डायमेंशनल स्पेस को ही क्या बोलते हैं हम लोग? क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं. तो it will have higher boiling point because it is symmetrical and its molecule will fit or packed more effectively in crystal lattice. And if it will pack more effectively, there will be relatively stronger force of attraction and its melting point will be higher. इसका पैकिंग इफेक्टिव होगा, इसमें हम लोग मेंशन करेंगे कि because its packing will be effective as it is more symmetrical, that's why its melting point will be higher. तो इसका रीजन होगा. तो ये सबसे सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज. अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, और इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं. जानने से पहले इसमें एक क्वेश्चन है जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये बताना है इसमें कि क्लोरोबेंजीन और साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड, ये साइक्लोहेक्साइल है, इसमें बेंजीन डबल बॉन्ड नहीं है, साइक्लोहेक्सेन है, इसको बोलते हैं साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड. वैसे एक कॉमन नेम है, आईयूपीएसी तो होगा इसका क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, और ये क्लोरोबेंजीन है, बेंजीन है. तो इसका डाइपोल मोमेंट जो है बताना है, किसका हाई होगा किसका लो होगा. एक्चुअली इसका हाई होता है, ये साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड का डाइपोल मोमेंट हाई होता है और इसका डाइपोल मोमेंट लो होता है, कंपैरेटिवली लो होता है. तो बताना है कि इसका क्यों हाई होता है क्यों लो होता है. तो एक चीज बता देते हैं कि डाइपोल मोमेंट मतलब कि म्यू दैट डिपेंड्स अपॉन क्यू इनटू आर, चार्ज का और बॉन्ड लेंथ पर डिपेंड करता है. तो इसमें जो क्लोरीन है इसके पास भी लोन पेयर, इसमें जो क्लोरीन है उसके पास भी लोन पेयर. क्लोरीन क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है. तो अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है क्लोरीन, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, और कार्बन के ऊपर, ये कार्बन है यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा. इसमें डाइपोल का डायरेक्शन होगा प्लस से माइनस. इसमें भी तो क्लोरीन ही है तो यहाँ भी तो माइनस होगा, ये भी तो कार्बन है तो यहाँ भी तो प्लस होगा, क्योंकि कार्बन से ही तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है अपनी तरफ. तो कार्बन को लॉस हुआ, क्लोरीन गेन किया तो माइनस होगा. तो इसमें भी डाइपोल होगा, इसका डायरेक्शन क्या होगा? प्लस से माइनस. तो इसमें डाइपोल कम क्यों है? इसका डाइपोल मोमेंट जो है लोअर क्यों है और इसका हायर क्यों है? तो दोनों में तो चार्ज सेम है, कार्बन यहाँ भी है, कार्बन यहाँ भी है, क्लोरीन यहाँ भी है, क्लोरीन यहाँ भी है, एटम का भी डिफरेंस नहीं है. तो अगर डाइपोल मोमेंट कम ज्यादा है तो जरूर क्यू में कुछ फर्क आ रहा होगा. तो देखिए इसको हम देख ही लेते हैं क्या है. अगर हमारे पास ये दोनों मॉलिक्यूल है, इसमें कार्बन पे प्लस क्लोरीन पे माइनस. अब इसकी बात थोड़ा सा और कर लेते हैं. अब इस केस को छोड़ देते हैं पूरा, हम एक सी बात करते हैं यहाँ पे, इस चीज को छोड़ के दूसरी की बात करते हैं. अगर हमारे पास क्लोरोबेंजीन है, अब इस केस को छोड़ देते हैं, इसको बिल्कुल अभी साइड कर देते हैं. हमारे पास एक क्लोरोबेंजीन है, इसके पास है लोन पेयर. अब लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है अगर वो बेंजीन से कनेक्टेड हो. तो बेंजीन से कनेक्टेड है तो लोन पेयर सिंगल डबल, तो ये लोन पेयर क्या होगा? ऐसे आएगा सिंगल बॉन्ड पे, और फिर डबल बॉन्ड कहाँ चला जाएगा? एटम. तो जब ऐसे होगा तो फिर क्या होगा इसका रिजल्ट? इसका रिजल्ट ये होगा कि बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड, क्लोरीन के पास बच जाएंगे सिर्फ 2 लोन पेयर, एक लोन पेयर तो रेजोनेंस में चला गया, ये डबल बॉन्ड मूव करके यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पे कैसा चार्ज आ गया? नेगेटिव. और ये डबल बॉन्ड ऐसे है. जब कभी भी ऐसा रेजोनेंस होगा तो लोन पेयर मूव करेगा हमेशा, और क्लोरीन के पास हमेशा लोन पेयर होता है, तो ऐसे मूव करेगा, डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया. क्लोरीन क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट किया इसलिए यहाँ पे कैसा आ गया? पॉजिटिव. ठीक है. तो क्लोरोबेंजीन ये था. इस क्लोरोबेंजीन में यहाँ पे हम कैसा चार्ज देख रहे थे? नेगेटिव. अब थोड़े समय के लिए अगर किसी को रेजोनेंस भी आता होगा
तो वो इस चीज को भी समझ सकता है। वो क्या सोचेगा, इसमें तो रेजोनेंस भी हो रहा है, और भी स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं बट जरूरत नहीं है अभी। तो क्लोरीन के ऊपर कैसा चार्ज दिख रहा है, प्लस, यहाँ पे कैसा चार्ज दिख रहा था, माइनस। अरे ये तो ऑपोजिट है फिर बिल्कुल। ये अगर हम कॉन्सेप्ट पता है हमको कि क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो क्लोरीन के ऊपर तो माइनस होना चाहिए, इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे तो माइनस होना चाहिए। अगर हम दूसरा कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं रेजोनेंस का, तो क्लोरीन के ऊपर प्लस दिख रहा है, तो क्लोरीन के ऊपर माइनस ही होता है। लेकिन क्योंकि उसमें रेजोनेंस भी पॉसिबल है, तो रेजोनेंस अगर पॉसिबल है तो थोड़े समय के लिए उसमें क्या अपीयर होता, प्लस चार्ज भी अपीयर होता हो, कुछ पॉजिटिव नेचर भी उसमें आता होगा। तो अगर जैसे न्यूमेरिकली ही समझ लें कि इसके ऊपर -5, -5 अगर थोड़े देर के लिए थोड़ा सा उसमें प्लस भी डेवलप हो गया, +2 भी डेवलप हो गया, तो माइनस चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्यों घट जाएगा, क्योंकि उसमें प्लस भी आ रहा है। तो सेम वैसे ही जैसे ये मैग्नीट्यूड इसका 5 से 3 हो गया था, -3, वैसे ही क्लोरीन ऊपर होता तो प्लस है, लेकिन क्योंकि क्लोरोबेंजीन में रेजोनेंस भी पॉसिबल है, तो रेजोनेंस की वजह से उसके ऊपर कैसा चार्ज डेवलप होगा, प्लस, जो कुछ हद तक इस माइनस को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, मतलब उसके मैग्नीट्यूड को कम कर देगा। तो इसमें भी तो लोन पेयर है साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड में, इसमें भी तो माइनस है, तो इसके मैग्नीट्यूड को कम नहीं करेगा क्या रेजोनेंस। देख लेते हैं, इसके पास भी लोन पेयर है साइक्लो, लेकिन इसमें रेजोनेंस ही नहीं हो पाएगा। लोन पेयर सिंगल बट डबल होना चाहिए था ना, यहाँ है नहीं डबल, तो इसमें तो रेजोनेंस नहीं होगा। तो जब इसमें रेजोनेंस ही नहीं होगा, इसमें रेजोनेंस जब नहीं होगा, इसमें पोलैरिटी कम नहीं होगा, इसके ऊपर तो प्लस आएगा नहीं, इसका मैग्नीट्यूड जितना नेगेटिव उतना मेंटेन रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि रेजोनेंस डिक्रीजेस, क्या डिक्रीज कर दिया, इसके मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज को डिक्रीजेस, पोलैरिटी इसको कह सकते हैं, एक वर्ड में अगर हम लोग बोलना चाहें तो कह सकते हैं पोलैरिटी। अगर ये माइनस कम होगा तो प्लस भी कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड प्लस माइनस का कम हो जाएगा। तो जब Q ही कम हो जाएगा तो Q इंटू आर भी कम हो जाएगा, इट मीन्स कि म्यू का वैल्यू भी घट जाएगा। तो रेजोनेंस डिक्रीजेस द पोलैरिटी ऑफ, किस बॉन्ड का पोलैरिटी मैटर कर रहा है, ये क्लोरीन और कार्बन, पोलैरिटी ऑफ CCl बॉन्ड। किस केस में ऐसा हो रहा है, इन केस ऑफ क्लोरोबेंजीन, इसमें पोलैरिटी घट जाएगा, इसलिए इसका डाइपोल मोमेंट भी डिक्रीज हो जाएगा। देयरफॉर its dipole is lower than cyclohexyl chloride, क्योंकि इसमें रेजोनेंस तो होगा नहीं, तो जब इसमें रेजोनेंस नहीं होगा तो इसका डाइपोल मोमेंट जो है वो मेंटेन रहेगा। तो इसका रेजोनेंस की वजह से पोलैरिटी कम हुआ, पोलैरिटी कम होने की वजह से इसका डाइपोल भी घट गया, तो ये इसका डाइपोल मोमेंट कम हो गया, मतलब कि लेस पोलर हो गया और ये मोर पोलर हो गया। तो ऐसे हम लोग पोलैरिटी को भी गेस कर सकते हैं, रेजोनेंस का भी रोल होता है मींस पोलैरिटी। कुछ और भी क्वेश्चंस और फिर न्यू टॉपिक पे करेंगे हम लोग, और रिएक्शंस पढ़ेंगे, कुछ न्यू टॉपिक करेंगे, फिर केमिकल रिएक्शंस ऑफ हैलो अल्केन्स पढ़ेंगे, हैलो एरिन्स पढ़ेंगे, ये सबको न्यू वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।